जैसे आप सब आज हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल लॉ। इलेक्ट्रिकल लॉ बेसिक जो है वो कौन कौन सा है उसकी बात करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल लॉ तो पहला है हमारा ओम्स का नियम। आप सभी पढ़े भी होंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है और इसके डेरिवेशन क्या है, मतलब इसके फॉर्मूला क्या है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, देखिए एक ट्रायंगल लिया है, ठीक है, और यहां पर हमने लिया आई भी आर। आई भी आर, आई का मतलब है कैरेंट, आई का मतलब हो गया कैरेंट, बी का मतलब हो गया बोल्ट, और आर का मतलब हो गया रेजिस्टेंस। क्या हो गया? रेजिस्टेंस। अगर सर्किट डायग्राम भी देख ले इसका तीनों का एक साथ, तो यहाँ बोल्ट बना दो, यहाँ पर सप्लाई करने के लिए वोल्टेज हो गया, और यहाँ पर हमने ले लिया करंट, और ये मान लो आपने रेजिस्टेंस ले लिया, और यहाँ से ये हो गया, ठीक है। यानी यहाँ से आई आपका हो गया, ये आर हो गया, प्लस माइनस ये बी हो गया, ये सर्किट के लिए। तो इसका ओम्स लॉ कहता है, मान लिया जाए ये कोई कंडक्टर है, किसी कंडक्टर के दोनों छोरों के बीच का विभवांतर, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, किसी चालक के दोनों छोरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाही धारा के समानुपाती होता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट्स। यानी दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी है और इसमें प्रवाही धारा आई है, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। स्टेट क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा इसमें, फ्लोइंग करंट कह सकते हैं या करंट कह सकते हैं, इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो किसी भी समानुपात को बराबर करने के लिए कोई कांस्टेंट लेंगे, तो बी इक्वल टू आई इंटू आर। आर क्या है? एक प्रकार का कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसका नाम रेजिस्टेंस है। जिसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, जिसका यूनिट क्या होता है? ओम होता है। यूनिट क्या होता है? ओम होता है। और ये ओम्स के द्वारा दिया गया, ओम साहब के द्वारा ये लॉ दिया गया, इस लॉ को ओम्स लॉ कहते हैं। अब इसमें देखिए ये जो फॉर्मूला है इसी बेस पे ये बनाया गया, भी आई भी आर, ठीक है। तब यहां से देखिए अगर मान के चलिए भी इज इक्वल टू आई आर हो गया, तो यहां से फॉर्मूला हम क्या निकाल सकते हैं? आई इज इक्वल टू भी बाई आर भी लिख सकते हैं। आई इज इक्वल टू भी बाई आर, एक फॉर्मूला ये भी हो गया। आप यहाँ आर बराबर निकालेंगे, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? भी बाई आई। आर इज इक्वल टू क्या होगा? भी बाई आई। अब देखिए यहाँ भी इज इक्वल टू, यहाँ हमने ले लिया आई आर, भी इज इक्वल टू क्या हो गया? आई आर। और यहाँ आई इज इक्वल टू क्या हो गया? आई इज इक्वल टू हो गया भी बाई आई। आई इज इक्वल टू हो गया भी बाई आई। और आर इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया? यहाँ देखिए आई इज इक्वल टू, सॉरी, भी बाई आर हो गया, और आर इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा आपका? भी बाई आई हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूला आपका काम आएंगे, ये फॉर्मूला सारे न्यूमेरिकल आप जब हल करते हैं तो ये काम आएगा। आर इज इक्वल टू भी बाई आई इज इक्वल टू भी बाई आर, बी इज इक्वल टू आई आर, मतलब जो भी पैरामीटर है, जो गिवन डेटा होगा वो देंगे तो आपका अगला का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये ओम्स लॉ का कि किसी चालक के दो छोरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाही धारा के समानुपाती होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। यानी ये रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है? ओम भी होता है, ठीक है। तो इसको अगर याद रखेंगे तो इस पर आपको सारा फॉर्मूला, बी इक्वल टू आई आर इक्वल टू बी बाई आई, और आई इक्वल टू बी बाई आर। अब नेक्स्ट लॉ की बात करेंगे, कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट लॉ क्या है? कूलम्ब्स का नियम। ये कूलम्ब्स का नियम क्या है? अगर मान लो ये पहला नियम इसका कहता है, दो लॉ है कि अगर दो इक्वल चार्ज हैं, दो इक्वल चार्ज इन द सेंस है ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, दो समान चार्जों के बीच क्या होगा? एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगेगा रिपल्सन फोर्स। क्या लगेगा? रिपल्सन फोर्स। अगर यही दो चार्ज आगा अपोजिट है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये दोनों के बीच एक फोर्स जो लगेगा
वो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। वो कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पहला कूलम्ब साहब ने एक नियम बताया, पहला लॉ, कि इक्वल चार्जों में रिपल्सन फोर्स लगेगा, जबकि अपोजिट चार्जों में क्या लगेगा? आपका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यानी अगर यहाँ मान लो चार्ज आपका प्लस और माइनस है, तो यहाँ पर एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ अगर समान चार्ज है, प्लस प्लस है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल इन द सेंस दोनों को क्या करेंगे? विकर्षित करेंगे। अब ये फर्स्ट लॉ का इक्वल चार्ज में इक्वल एंड सेम चार्ज है, सेम चार्ज कह सकते हैं। अगर सेम चार्ज है तो सेम चार्ज में आपका क्या हो जाएगा? रिपल्सन होगा। सेम चार्ज में क्या होगा? रिपल्सन। और अपोजिट चार्ज में क्या होगा? आपका अट्रैक्शन हो जाएगा। अपोजिट चार्ज में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये क्या होगा? अट्रैक्शन। ठीक है, अगर अपोजिट चार्ज है, मान लिया जाए, आपको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, ये भी प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा। लेकिन यहाँ आप कंडीशन देखिए, यहाँ प्रोटॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो प्लस माइनस में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये फर्स्ट लॉ ये कूलम्ब्स के द्वारा कहा गया। अब ये इसी का सेकेंड में कहते हैं कि दोनों के बीच का अगर दूरी मान लिया जाए d है, दोनों के बीच की दूरी क्या है? d है। दोनों चार्जों के बीच की दूरी d है। तब सेकेंड लॉ में इन्होंने कहा कि दोनों चार्जों के बीच की दूरी d है, तो कहता है कि ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लग रहा है, दोनों चार्जों के गुणनफल के समानुपाती पहला लॉ है। यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है Q1 इंटू Q2। अब बोलेंगे Q1 Q2 कहाँ से आया सर? तो ये चार्ज मान लिया Q1 है और ये चार्ज आपका Q2 है, तो दोनों चार्जों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी F जो अट्रैक्शन, ये हमने समझाया अट्रैक्शन रिपल्सन, तो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जो होता है दोनों चार्जों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी है उनका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या रिपल्सन जो फोर्स होगा दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये आपका सेकेंड लॉ इसका कहता है। तो ये जो एफ है हमारा क्या है? दोनों चार्ज, मान लिया ये आपका Q1 और ये Q2 था, तो दोनों चार्ज के गुणनफल Q1 इंटू Q2, ये चार्ज और ये चार्ज के गुणनफल के समानुपाती कहते हैं। द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेज। वो दोनों चार्जों के गुणनफल के समानुपाती होता है। सेकेंड लॉ इसका क्या है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसका? दोनों के बीच के दूरी का, दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती है। अगर दोनों के बीच की दूरी कितना है? d है, तो ये d स्क्वायर होगा, d स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये सेकेंड है कूलम्ब्स का। अब फर्स्ट और सेकेंड को मिला दिया गया, फर्स्ट और सेकेंड से, तो आपका क्या हो गया? ये फी समानुपाती कितना है? Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो गया? d स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये d स्क्वायर हो गया, तो इस समानुपाती को बराबर करने के लिए कोई कांस्टेंट लिया जाएगा। तो यहाँ F इज इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा? d स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका कूलम्ब साहब के द्वारा दिया गया, यानी ये व्यंजक हो गया। अब बात करेंगे कि यहाँ एप्सिलॉन 0 है, हमने पढ़ रहा है एप्सिलॉन 0, तो ये वैल्यू जो इसका हमेशा पूछता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। कितना होता है? 9 इंटू 10⁻⁹ होता है इसका वैल्यू। अब इसका यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ से यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हम कैसे यूनिट लिखेंगे? तो ये भैया आप फाइंड आउट कैसे करेंगे? ए फिजिकल टू है Q1 Q2 अपॉन कितना है? d स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब इसका हम क्या कर दिए? ये इसको इधर लाया, F इंटू d स्क्वायर अपॉन कितना हो गया? Q1 इंटू Q2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0।
अब इसका वैल्यू अगर ऐसा ही यूनिट में लेंगे तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और आपका ये डी है डिस्टेंस यानी मीटर स्क्वायर, और ये हो गया कूलम इनटू कूलम इक्वल टू 1/4πε0। तो ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 1/4πε0 इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यानी ये यूनिट हो गया। यहाँ हम यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब बोलेंगे सर ये वैल्यू आपने कहाँ से लिख दिया, तो ये वैल्यू एप्सिलॉन 0 और पाई का है। पाई का वैल्यू आपको मालूम है, पाई इक्वल टू कितना है 3.14 हो गया। एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब ये दोनों को वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, जो कि इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है 1/4πε0 का वैल्यू कितना होगा। तो इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, यूनिट कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होगा। जूल्स लॉ की बात अब करेंगे। जूल्स का नियम क्या है, जूल्स लॉ दिया गया है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक करंट से हीट जो प्रोड्यूस होगा वो कैसे होगा। द हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, कहता है द हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, जो हीट प्रोड्यूस होगा वो आपका जूल्स लॉ के हिसाब से कहता है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट है, पहला तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आर हो गया। दूसरा कहता है द स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है, करंट आई। और तीसरा है टाइम, एंड टाइम टी हो गया, टाइम टी फॉर विच इट्स फ्लो, जितने समय तक ये प्रवाहित होता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये जूल साहब के द्वारा दिया गया, Q इक्वल टू I स्क्वायर RT। Q इक्वल टू कितना है, जो हीट प्रोड्यूस होगा Q वो I स्क्वायर RT, इसमें लिखा भी है कि यानी स्क्वायर ऑफ करंट, तो स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस R हो गया, और आपका टाइम ये T हो गया। तो सबका प्रोडक्ट आपका जो है कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होगा, कंडक्टर में हीट किसके द्वारा, करंट द्वारा। मान लो ये आपका है कोई कंडक्टर है और इसमें आपका धारा प्रवाहित हो रहा है आई, तो इसके द्वारा कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, Q इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं I स्क्वायर RT, जो जितने समय तक इसमें धारा प्रवाहित होगा, मान लिया T समय तक धारा प्रवाहित हुआ और इसका रेजिस्टेंस R है, धारा I है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर RT, जो कि ये जूल्स लॉ कहता है। जूल्स लॉ के हिसाब से आपका जितनी ज्यादा समय तक धारा प्रवाहित होगा उतना आपका ज्यादा आपका क्या होगा, हीट जनरेट होगा। तो इस तरह से 3 लॉ आपका ओम्स का नियम, ओम्स लॉ हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका कूलम्स का नियम हो गया, कूलम्स लॉ, और तीसरा हो गया जूल्स का नियम, तीसरा हो गया जूल्स लॉ। ये तीनों हमने इसमें कवर्ड किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे एम्पियर लॉ, लेंज लॉ, बायो-सावर्ट लॉ और गॉस लॉ। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका क्या है, गॉस का नियम, गॉस लॉ ने, और क्या है इसमें लेंज लॉ, फ्राडे लॉ, और आपका है बायो-सावर्ट लॉ, क्रिचॉफ्स लॉ, ये सारे नेक्स्ट वीडियो में आपका मिल जाएगा। तो आप अनवरत हमारी वीडियो को वॉच करते रहें, देखते रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।